ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि अपने ब्लाइंड डेट को कह देती है कि वो जाकर अपनी मॉम को बोल दे कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो उससे शादी नहीं करने वाली। वो जाने लगती है तो उसका ब्लाइंड डेट चिल्ला रहा होता है कि तुम इसलिए इतना उड़ रही हो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स रिचेस्ट मैन है, देखना एक दिन तुम्हें बैड लक मिलेगा। तो जिया कह रही होती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो यहाँ मर जाती है और एक नॉवेल के अंदर रिबॉर्न हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने एक लड़का फैंग उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहा होता है और कसम खा रहा होता है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना तो वो उसे हमेशा से अच्छे से ट्रीट करने वाला है। जिया उसका नाम सुनते के साथ ही सोच में पड़ जाती है कि ये तो उसकी नॉवेल का कैरेक्टर है जिस नॉवेल को वो कल रात पढ़ रही थी। वो समझ जाती है कि यानी वो इस नॉवेल की सपोर्टिंग कैरेक्टर बन चुकी है, क्योंकि जिया तो इस सपोर्टिंग कैरेक्टर के नाम था। और फिर वो नॉवेल की स्टोरी याद करने लगती है कि ये फैंग असल में फीमेल लीड को पसंद करता था, पर क्योंकि मेल लीड की वजह से ये फीमेल लीड को डेट नहीं कर पाया तो ही इस वजह से वो इसके पास आ गया और इसकी वजह से फिर फीमेल लीड जिया के पीछे पड़ जाएगी उसे मारने के लिए और जिया की बुरी तरीके से मौत होगी। जिया सोचती है कि मैं आखिर इस ओरिजिनल ओनर की तरह स्टूपिड हरकत नहीं करने वाली, इसे डेट करने वाली। तभी फैंग कहने लगता है कि तुम मुझे हाँ बोल रही हो ना। तो जिया कहती है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। वो उसे थप्पड़ लगा देती है और समझा देती है कि दोबारा मेरे पीछे मत लगना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और अगर दोबारा तुम मेरे पीछे आए तो फिर इससे भी बुरा होगा। जहाँ तुम मुझे दिखोगे मैं वहीं तुम्हें मारने लग जाऊंगी। तो वो उसके ऊपर फिर हाथ उठाने चाहता है तो जिया उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है कि जब फाइटिंग आती नहीं हो ना तो करना नहीं चाहिए। तो फैंग तो शॉक रह जाता है कि जिया तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई है। फिर जिया यहाँ से जा रही होती है और वो स्टोरी के बारे में सोच रही होती है। इस ओरिजिनल ओनर को फैंग के फोर्स करने की वजह से उसे डेट करना पड़ गया था और इस वजह से फीमेल लीड ने इसका एक्सीडेंट करवा दी थी। वो सोचती है कि लेकिन अब तो मैंने इसका ये हाल कर दी हूँ कि दोबारा मेरे पीछे नहीं लगेगा। फिर जिया जैसे क्लास में आती है तो हमारी मेल लीड चेन को देखती है और उसे देखते के साथ ही वो सोचती है कि वो फ्यूचर में बहुत ही रिच टाइकून बनने वाला है। अभी तो वो एक पुअर स्टूडेंट है, इसलिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चल के वो इतना रिच हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फेमस होगा। तो वो उसे देख रही होती है और सोचती है कि इतनी जल्दी तो मैं शाय नहीं हुई, वो हो गया। फिर वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी क्लास में जैसी वेवे आती है तो वो जिया से पूछने लग जाती है कि फैंग ने अभी तुम्हें बाहर बुलाया था ना, तो आखिर क्या बात थी। वेवे मन में सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में जिया ने फैंग को तुरंत ही डेट के लिए हाँ बोल दी थी क्योंकि उसे मना नहीं कर पाई थी और दोनों जब डेट करने लगे थे तो मुझे बहुत ही मुश्किल हुई थी इसे मारने के लिए। लेकिन अब इस लाइफ में रीबॉर्न होने के बाद मुझे एक्स्ट्रा पावर मिल गई है तो अब तो मैं इसे जल्दी सबक सिखाऊंगी। जिया अब इस वेवे को देखकर समझ जाती है कि यही इस नॉवेल की फीमेल लीड है जिससे उसे खतरा है। तभी वेवे की फ्रेंड चियाओ तो जिया को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, वेवे तुमसे कितना अच्छे से बात कर रही है और तुम ओके उसे इग्नोर कर रही हो। वेवे कहती है कि अरे जाने दो, ये थोड़ी सी नाजुक है तो इसलिए ये जल्दी चीज़ें समझ नहीं पाती है। वो जिया से कहने लगती है कि मुझे पता है कि ज़रूर फैंग ने तुम्हें बुली किया होगा ना और तुम उसे मना नहीं कर पाई होगी, तो एक काम करते हैं मैं तुम्हारी मदद करती हूँ उसे रिवेंज लेने में। जिया सोच रही होती है कि ये वेवे ही इस नॉवेल की फीमेल लीड है और इसे ये अच्छी तरीके से पता है क्योंकि इसका रीबर्थ हुआ है और ये सिस्टम का ही तो यूज़ करके आगे बढ़ रही है। ये अच्छे से जानती है कि ये लक के लिए चूजन वन को यूज़ कर रही है और फैंग तो बस इसका टारगेट है। तो अगर इसे अभी मैंने बता दी ना कि फैंग ने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस किया तो ये फिर पक्का मुझे अभी गला दबा के मार देगी। तभी जैसे क्लास में फैंग आता है तो वेवे उससे बहुत अच्छे से बात करने को कहती है, पर वो बहुत गुस्से में उसे इग्नोर करते हुए जाकर अपना बैठ जाता है। तो ये सोच में पड़ जाती है कि प्लॉट के हिसाब से अभी तो ये अपनी फीलिंग्स जिया से कन्फेस करके आया था तो इससे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन सब चेंज क्यों लग रहा है। क्या मैं रीबॉर्न हो गई हूँ इसलिए प्लॉट चेंज हो गया। वो सोचते हैं कि लेकिन चाहे जो भी हो जिया तो बस मेरे रास्ते के बीच की काट है और फैंग को तो मैं परस्यू करके रहूँगी। जिया बेबी को ऐसे गुस्से में देखकर समझ जाती है कि पक्का ये मुझ पे ही गुस्सा हो रही है और ये अब मुझ पे नजर रखने वाली है। लगता है इतनी जल्दी मैं इस प्लॉट से बच नहीं पाऊंगी तो मुझे उसका रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि मैं सेफ हूँ। फिर वो पीछे शेन की तरफ देखती है और डिसाइड करती है कि मुझे मेरा सेफ प्लेस मिल गया। फिर क्लास के बाद जिया देखती है कि शेन को यहाँ पर कुछ लड़के अकेले में बुली कर रहे होते हैं तो वो सोचती है कि सच में बहुत ही बेचारा लड़का जिसे बुली भी किया जा रहा है, तो मुझे जाकर इसे बचाना होगा इससे पहले फीमेल लीड आकर इसे बचाए। अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर इसका और मेरा रिलेशन तो पक्का अच्छा हो जाएगा। फिर जैसे ही सभी लड़के यहाँ पर शेन को मारना शुरू करते हैं तो वो उन्हें चिल्लाती है कि छोड़ो उसे और फिर जल्दी से आकर उन सभी को मार मार के उन्हें सबक सिखा देती है और शेन को बचा लेती है। जैसे ही शेन उसे देखता है तो उसे देखते रह जाता है।
और वो याद करने लगता है कि इससे पहले तो जिया जब क्लास में उसे बुलाने भी आती थी कि टीचर ने उसे बुलाया तो इतना स्लो बोलती थी कि बाकी लड़कियां भी उसका मजाक उड़ाती थी कि वो इतना स्लो बोलेगी ना तो किसी को सुनाई भी नहीं देगा। कि वो पर्सनालिटी याद करके वो सोचता है कि वो अभी इतनी ज़्यादा डिफरेंट कैसे लग रही है। फिर जिया उन गुंडे लड़कों को चिल्लाती है कि कमजोरों को बुली करते हो, कितने शेमलेस हो तुम लोग। तो फिर वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन। जिया कहती है कि मैं तुम लोगों की ग्रैंड माँ हूँ। फिर जियशन से कहती है कि तुम्हें एक जादू देखना है, मैं अभी 3 तक गिनूंगी और देखना है लोग कैसे यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो फिर वो लड़के तो यहाँ पर जिया को और मारना चाह रहे होते हैं कि उसने अपने आप को समझी क्या है। पर तभी यहाँ पे टीचर आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो जिया कहती है कि कुछ नहीं सर, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रही थी। तो बाकी सारे लड़के भी यही नाटक करते हैं कि हाँ एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग, और वो लोग भाग लेते हैं। और फिर हम दूसरी तरफ विवेक को देखते हैं जो कि यहाँ पर शैन को बचाने के लिए आ रही होती है और इसी बारे में सोच रही होती है कि पिछली लाइफ में भी उसे बुली किया जा रहा था तो अभी भी वो वैसे ही उसे बचाने आएगी और फिर सिस्टम की तरफ से उसे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। पर उससे पहले ही जिया यहाँ शैन को बचा चुकी होती है और वो उसे अपना हाथ दे रही होती है उठाने के लिए। तभी वो तो उसे देखता हुआ खुद उठ जाता है। इतने में यहाँ पर विवे पहुँचती है और वो जिया को देखकर शॉक होती है कि ये यहाँ पर कैसे। तो जिया सोचती है कि आखिर तुम्हें किसने कहा था इतना लेट आने को कि इसकी अच्छी खासी मार पिटाई हो जाए। तुम यही चाहती थी कि अच्छे से मार खा ले तो तुम इसे बचाने का नाटक करती, लेकिन तुम बहुत ही अनलकी हो क्योंकि मैं जल्दी आ गई। फिर यहाँ पर शैन तो जिया को थैंक्स करने लगता है तो कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें बड़ी बात नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ मुझे रिवॉर्ड चाहिए तुमसे। और वो मन में सोच रही होती है कि इस नॉवल के अंदर यही तो था जिसकी लक बहुत ही अच्छी है और ये बहुत जल्दी इतना ज़्यादा अमीर होने वाला है। वो सोचती है कि इसके साथ रहूँगी तो मेरा फ़ायदा ही है। तभी ये सब देखते हुए विवेक को तो गुस्सा ही आ रहा होता है कि ये आखिर मेरा हर अच्छा काम क्यों ख़राब कर देती है। लगता है इसे तो जल्द से जल्द मुझे सॉल्व करना होगा। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब घर आती है तो अपने बड़े से घर को देखकर खुश हो रही होती है कि फाइनली वो भी एक अच्छे रिच घर से बिलोंग करती है। यही सोचकर ही वो हैप्पी हो जाती है। फिर वो अपने डैड को देखकर सोचती है कि यही ओरिजिनल ओनर के डैड हैं जो कि हमेशा काम में इतना बिजी रहते हैं कि बहुत ही कम घर आते हैं। इसी वजह से जिया और उसके डैड के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। तो अब यहाँ पर जिया डिसाइड करती है कि मैं अब इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करती हूँ। ऐसे ही जिया के डैड उसे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि तुम घर आ गई। तो जिया जल्दी से उनका हाथ पकड़ती है और उन्हें बताने लगती है कि डैड आज मुझे स्कूल में एक लड़का बुली कर रहा था, उसने मुझे डेट करने के लिए प्रपोज किया, मैंने उसे मना कर दी तो वो उल्टा मुझे ही चिल्लाने लग गया। जिया के डैड तो ये सुनते के साथ ही बहुत खुश हो जाते हैं कि वो इतने टाइम बाद उन्हें फिर से डैडी बोल रही है, नहीं तो वो उनसे बातें भी नहीं कर रही थी, इतनी गुस्सा थी। फिर वो कहते हैं कि आखिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बुली करने की। वो कहते हैं कि तुम मुझे बताओ वो कौन है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, ऐसे कैसे वो तुम्हें बुली कर सकता है। तो जिया कह रही है कि डैड वो सब तो बाद में, लेकिन मेन तो अभी ये है कि आपकी बेटी को बुली किया गया तो आपको मुझे कंपेंसेट करना चाहिए ताकि मैं खुश हूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि अब यहाँ पर आने के बाद उसे अपनी पिछली लाइफ की याद आ रही है कि वो कैसे महंगी महंगी शॉपिंग करती थी, तो उसे जाकर बैग्स खरीदने का मन कर रहा है। वो सोचती है कि ये अच्छी बात है कि इस लाइफ में भी मेरे डैड इतने ज़्यादा रिच हैं तो मैं वो अपनी रिच लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। फिर वो उन्हें सारी महंगी महंगी चीज़ों के बारे में बताने लगती है कि उसे पर्स चाहिए, नेकलेस चाहिए और अपनी पॉकेट मनी भी डबल चाहिए। तो उसके डैड तो खुशी खुशी मान जाते हैं और वो तो उसे खुशी खुशी तुरंत ही पैसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जिया उन्हें थैंक्स डैडी बोलती है। ये सुनकर वो और खुश होते हैं कि फाइनली मेरी बेटी कितनी ग्रोन अप हो गई है, अब उसे मेरे पैसे खर्च करने आते हैं। फिर जिया अपने डैड के साथ जब खाना खाने बैठती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम जो खाना चाहती हो वो मंगवा सकती हो, मैं शेफ़ से बनवा दूंगा। तो जिया फिर बहुत सारे अलग अलग खाने का ऑर्डर दे देती है। तो यहाँ पर शेफ़ भी ये सोच रही होती है कि वो कितनी ज़्यादा बदल गई है, पहले तो वो इतनी डिमांड नहीं करती थी। फिर यहाँ पर डैड उन्हें ऑर्डर देते हैं कि वो लेकर आए। फिर खाना खाते टाइम पर जिया यहाँ पर कटिंग करके पहले अपने डैड को देती है तो उसके डैड तो खुश ही जाते हैं। इतने में यहाँ पर जिया का भाई शाह आ जाता है और वो भी जिया की हरकतें देखकर शॉक होता है और कहने लगता है कि डैड ये जिया कुछ ज़्यादा अजीब नहीं हो गई है। तो उसके डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुम अपनी बहन का नाम लेकर बात कर रहे हो, अभी उसे सिस्टर कहकर बुलाओ। फिर यहाँ पर जिया इस बारे में सोच रही होती है कि जो फीमेल लीड वेवे वो असल में इसे भी अपने साइड करके रखी है और इसका भी सारा लक खींच रही है, जिसकी वजह से पिछली लाइफ में भी इतना बर्बाद हो गया था कि इसने खुद अपनी जान ले ली थी और फिर डैड की भी कंपनी की हालत ख़राब हो गई थी। तो वो सोचती है कि नहीं, इसकी वजह से मैं हमारी फैमिली को ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती हूँ। अपने डैड से कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, अब इसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं अपने छोटे भाई को अच्छे से तमीज़ सिखाऊंगी और इसे सीधा करके रहूँगी।
तो फिर शाओ तो चिल्ला रहा होता है कि तुम होती कौन हो मुझे डिसिप्लिन सिखाने वाली। तो जिया फिर आकर उसका हाथ मोड़ती है और कहती है कि अब बोलोगे कुछ। तो फिर वो हार मान लेता है। जिया उसे समझा देती है कि कल तुम अपनी क्लास टाइम पर अटेंड करोगे। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जिया फिर उसे मारने के लिए डराती है। तो वो मान जाता है कि ठीक है। तो ये देखकर फिर डैड भी खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब यहाँ शाओ क्लास में टाइम पर आ जाता है तो उसका फ्रेंड काफ़ी शॉक होता है कि आज तू पढ़ना चाहता है, रोज़ तो तू आता ही नहीं है क्लास में। तभी यहाँ पर वेवे आती है और वो इस बारे में शाओ से पूछती है कि तुम्हारा ये क्या हाल बना है। तो फिर वो बताने लगता है कि उसे जिया ने इतना मारी है। तो वेवे सोचती है कि इस लाइफ में हर जगह बार बार उसे जिया का ही नाम सुनने मिलता है। क्या सच में प्लॉट पूरी तरीके से चेंज हो गया है इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। फिर वो शॉ के सामने अच्छा बनते हुए कहती है कि उसने तुम्हें मार करके बहुत गलत करी है, फिक्र मत करो, उसे यहाँ पर आने दो, मैं तुम्हारा उसे रिवेंज लूंगी। तो ये सुनकर तो शॉ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो। फिर तभी जैसे ही क्लास में जिया आती है तो वेवे की फ्रेंड उसकी बुराई करने लग जाती है और कहती है कि कितना महंगा बैग लेके घूम रही है, इतना महंगा तो अभी तक मैंने नहीं यूज़ करी। वो उसे बातें सुना रही होती है कि कुछ लोग इतना भी ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप होकर और महंगी महंगी चीज़ें यूज़ क्यों ना करने लग जाए, आखिर उनके ग्रेड्स इतने गंदे। देखना आगे चल के वही शेमफुल लड़की रहेगी जो बस मैन के ऊपर डिपेंड रहती है। तब इस बारे में विवी सोच रही होती है कि किसी को भी जिया की रिच फैमिली के बारे में पता नहीं है और वो इस वजह से क्योंकि जिया की उसकी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है कि कोई जानता ही नहीं है कि ये अमीर है। सभी तो बस ऐसे सोचेंगे कि इतना अच्छे से ड्रेसअप इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ही शेमफुल है। वे भी इस बात का फ़ायदा उठाते हुए जिया की बेइज्जती करने लगती है और उसे सिखा रही होती है कि क्लास में तुम ऐसी ऐसी महंगी चीज़ें लेकर आओगी तो क्लास का एनवायरनमेंट ख़राब होगा। उसकी फ्रेंड जिया भी उसका साथ देते हुए जिया को यहाँ पर बातें सुना रही होती है। तो जिया कहती है कि मैं तो ऐसी हूँ, मुझे सीखना और शो ऑफ करना यही तो बहुत अच्छे से आता है। तो इस बात पर वो और हंसने लग जाती है कि तुम क्लास की सबसे वर्स्ट स्टूडेंट हो, तो आखिर ये डायलॉग तुम मार भी कैसे रही हो। जिया कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर तुम लोगों का मुंह बंद करा दूंगी। इस बात पर विवे कहती है कि ठीक है, फिर हम शर्त लगाते हैं कि इस बार जो मंथली एग्जाम आने वाला है तुम उसमें कम से कम 100 रैंक लाकर दिखाना। जिया कहती है कि आखिर तुम किसे कम समझ रही हो, मैं तो इस पूरी क्लास में फर्स्ट आने वाली हूँ। कहती है कि लगता है पूरी पागल हो चुकी है, जैसे कि कोई डिफरेंट पर्सन बन गई है। तभी यहाँ पर वेवे उसे डील कर लेती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई ना तो तुम शाओ से माफ़ी मांगोगी कि तुमने उसे मार के गलत करी हो। जिया कहती है कि ठीक है, मैं हारूंगी तो ऐसा कर लूँगी, लेकिन हाँ अगर तुम हारी ना तो फिर तुम्हें शाओ से दूर होना होगा और दोबारा उसके करीब भी नहीं आना होगा। तो वे भी कहती है कि हाँ मुझे डील मंजूर है और मन में सोच रही होती है कि आखिर मैं तो फीमेल लीड हूँ, तो मैं थोड़ी ना ऐसे सपोर्टिंग कैरेक्टर से हारने वाली हूँ। तभी ये सब सुनते हुए शैनिया जिया के सामने आता है और उसे ऑफर देने लगता है कि मैं तुम्हें ट्यूटर कर सकता हूँ। जिया तो मनी मन खुश हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, वो उसे हाँ बोल देती है। तो वे भी सोचते हैं कि नहीं, मैं इन दोनों को ज़्यादा टाइम अकेले नहीं रहने दूंगी। फिर वे उससे कहने लग जाती है कि टीचर ने हम दोनों को मैथ्स कंपटीशन की तैयारी करने बोली है, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे, तो मुझे तुम्हारा थोड़ा टाइम चाहिए था ताकि तुम मुझे वो सब समझा दो। तो वो मना कर देता है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर फिर वो तो गुस्सा हो रही होती है और यहाँ पर जिया तो खुश हो जाती है कि मैंने तो सोची ही नहीं थी कि ये ऐसे कोल्ड वर्ड बोल सकेगा। और तभी यहाँ पर शैन को भी हंसी आ रही होती है। फिर भी सोचती है कि यहाँ पर भी यही जीते जा रही है, आखिर क्या ये प्लॉट पूरा चेंज हो गया है। वो सोचती है कि नहीं, मुझे रास्ते निकालने होंगे इस वर्ल्ड में सक्सीड होने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर जिया को पढ़ाते हुए उसे एक क्वेश्चन का आंसर समझाने जा रहा होता है। तो जिया उससे पहले ही वो आंसर कर देती है और कहती है कि मुझे ये पता है। तो फिर उसका आंसर सुनकर वो शॉक होता है कि इसका लेवल तो बिल्कुल भी ख़राब स्टूडेंट वाला है ही नहीं। तभी वो उसे ऐसे खुद को देखते हुए पूछती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है। तो शेन कहता है कि नहीं, मैं बस कहना चाह रहा था कि तुम कितनी स्मार्ट हो। तो जिया फिर उसे बताने वाली होती है कि वो तो थी टॉप स्टूडेंट अपनी लाइफ में। तभी हम सामने देखते हैं कि वे यहाँ पर शेन की आंटी को चलने में मदद कर रही होती है। तो वो आंटी बड़ी खुश हो जाती है और उसकी तारीफ़ें करने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, तुम ना होती तो मेरी बूढ़ी हड्डियाँ यहाँ पर आगे बढ़ ही नहीं पाती। और वो मन में सोच रही होती है कि ये लड़की दिखने में ही लग रही है कि कितनी रिच फैमिली की है और कितनी ज़्यादा अच्छी भी है। अगर ये शैन के क्लोज रहेगी तो फिर मुझे तो लगता है मुझे शैन की फ़िक्र नहीं करनी पड़ेगी। और ये बात विवेक को पता होती है। वो मन में सोच रही होती है कि शैन की जो ये लालची आंटी है उसी के ज़रिए वो शैन के क्लोज हो सकती है, क्योंकि शैन उसे अपने पास ऐसे नहीं आने दे रहा है, तो अब वो ये तरीका यूज़ करेगी। तब यहाँ पर शैन और जिया भी आ जाते हैं और शैन अपनी आंटी से पूछता है कि आपको क्या हुआ है पैर में। तभी आंटी तो जिया को देखकर शैन से पूछ रही होती है कि ये कौन है। तो यहाँ पर वेवे को भी गुस्सा आ रहा होता है कि ये हर जगह क्यों आ जाती है। अगर इसके बारे में शैन की आंटी को पता लग गया ना कि ये कितनी अमीर है तो फिर ये तो ज़रूर शैन के साथ इसकी जोड़ी बना देंगी। तभी शैन यहाँ खुश होकर अपनी आंटी को जिया के बारे में बताने लगता है कि ये मेरी क्लासमेट है।
तो जल्दी से बेबी कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम लोग की ट्यूटरिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये सुनते के साथ ही आंटी को तो गुस्सा आ जाता है कि शन फ्री में इस लड़की को ट्यूटर कर रहा है, इसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि ये ट्यूटर हायर कर सके। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि लड़की बहुत ही गरीब है फिर आंटी तो यहाँ पर जिया को डांटने लगती है कि शैन की पढ़ाई में क्या तुम इफेक्ट डालने के लिए सब कर रही हो। तो वो कहता है कि आंटी आप ऐसा मत बोलो। तो वो चिल्लाती है कि अब तुम मुझसे ऐसे जवाब दोगे, सच में ऐसी खराब लड़की के साथ रहकर तुम भी ऐसी हो गए हो। तो फिर यहाँ पर शैन कुछ भी बोलने जाता है तो जिया उसे रोक लेती है। फिर ये लोग अंदर जा ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर कुछ गुंडों का ग्रुप आया होता है जो कि अपना इस महीने का रेंट का पैसा लेने आए होते हैं। तो यहाँ पर फिर आंटी उनसे बताने लगती है कि अभी उनके पास पैसे नहीं है। तो वो चिल्लाता है कि अगर पैसे नहीं है तो निकलो यहाँ से। तभी फिर जिया इस बंदे को देखते के साथ ही पहचान लेती है कि ये शायद उसके डैड के लिए काम करता है। फिर जब वो बंदा अपने लोगों को घर की सारी चीज़ें तोड़फोड़ करने के लिए भेजता है तो जिया उससे कहती है कि तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम पैसे लेना अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है कि आखिर तुम क्या मजाक कर रही हो। तो जिया कहती है कि लाओ फिर अपना फ़ोन दो। फिर जिया उस फ़ोन से अपने डैड को कॉल लगाती है और उनसे कहती है कि डैड आप इस अकाउंट पे तुरंत ही 1 लाख ट्रांसफ़र कर दो। तो उसके डैड कर भी देते हैं। तो जैसे ही बंदा फिर अपना मोबाइल देखता है तो जिया के डैड का नाम पढ़ के शॉक हो जाता है और समझ जाता है कि यानी ये मिस्टर चिंग की बेटी है। उसके मुँह से ज़ोर से निकलने जाता है कि यानी तुम यंग लेडी हो। तभी शैन की मॉम जो कि अपने घर के अंदर दरवाजे के पास खड़ी होती है वो ये सुन लेती है और तभी यहाँ वे जानबूझ के शैन से कहने लगती है कि जिया आखिर इस बंदे से क्या बात कर रही है, क्या ये ऐसे गुंडे पर्सन को जानती है। फिर ये बंदा बहुत ही डर जाता है और अपने सारे चेलों को ऑर्डर देता है कि तुम लोग सब बाहर निकलो, चलो मेरे साथ। जाते जाते वो शैन की आंटी को कुछ पैसे पकड़ाता है और कहता है कि इससे आप अपने फर्नीचर का रिपेयर करवा लेना और मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप हमारी यंग लेडी को जानती हो। ऐसा बोलकर वो जल्दी से भाग लेता है। फिर आंटी इस बारे में सोचने लग जाती है कि यंग लेडी, लगता है ये बेबी की बात कर रहा है। फिर तो वो उससे थैंक्स करने लग जाती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम हमारी इस तरीके से हेल्प करने वाली हो, तुम्हारा बहुत थैंक यू। बेबी सोचती है कि शायद सिस्टम ने मेरी हेल्प किया होगा। फिर वो तो सारा क्रेडिट लेने लगती है कि हाँ मैंने ही हेल्प करी हूँ। तभी जिया सोचती है कि सच में फीमेल लीडर है, तभी तो सारी क्रेडिट उसे मिले जा रहे हैं। तभी इस बारे में शैन तो समझ जाता है कि जिया भी उस बंदे से बात कर रही थी, तो शायद उसने ही कुछ करी है उन लोगों की मदद करने के लिए। फिर आंटी तो यहाँ पर बेबे का इतना थैंक्स करने लग जाती है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो, और मन में सोच रही होती है कि इतनी रिच लड़की से हमें तो बहुत फ़ायदा है। वो उसे कहने लगती है कि तुम्हें अब हमारे घर पे डिनर के लिए चलना ही होगा, मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स करना चाहती हूँ। तो बेबे काफ़ी भाव खाते हुए मान जाती है कि ठीक है आप इतना कह रही है तो मैं चलती हूँ। तभी शैन अपनी आंटी से कहने लगता है कि वो जिया को भी अपने साथ घर में लाना चाहता है डिनर के लिए, आखिर वो भी तो उसकी क्लासमेट है। तो आंटी मना करने लग जाती है कि इस गरीब लड़की को आखिर तुम अंदर क्यों ले रहे हो। तो फिर वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसके साथ बाहर जाके डिनर कर लूँगा। तो आंटी तो काफ़ी गुस्सा होते हुए मान जाती है कि अच्छा ठीक है इसे भी ले लो। तो वेवे को तो जिया के ऊपर गुस्सा ही आया जा रहा होता है कि अभी तक यहाँ से गई नहीं, और जिया तो इसे गुस्सा दिला के खुश हो रही होती है। फिर आंटी यहाँ पर वेवे को एक महंगे रेस्टोरेंट के सामने लेकर जाती है और कहती है कि तुम ही रेस्टोरेंट चूज़ करो। तो वेवे तो जानबूझ के इस महंगे रेस्टोरेंट को ऐसे ट्रीट करने लग जाती है कि यहाँ पर तो हमें अक्सर आके खाया करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ऑर्डिनरी है। तो ये सुनकर आंटी तो बड़ी खुश जाती है कि लगता है ये सच में बहुत ही ज़्यादा ही अमीर फैमिली से, फिर तो हम अच्छा अब जाके खाना खाने वाले, ऐसा वो सोच कर खुश हो रही होती है। और जिया सोचती है कि ये कुछ ज़्यादा ही अमीर बनने का नाटक कर रही है ना, तो चलो देखते हैं कि ये कब तक एक्टिंग करने वाली है। जी ऐसे कहता है कि तुम्हें भूख लगी थी ना, तो चलो चलते। फिर ये सभी साथ में अंदर आ जाते हैं। फिर खाना ऑर्डर करने के टाइम पर मेन्यू यहाँ पर आंटी बेबे को पकड़ा देती है और कहती है कि तुम ही ऑर्डर करो। तो वो तो देखती है कि इतने सारे महंगे खाने, वो सोचती है कि अच्छी बात है ये मेरी ट्रीट थोड़ी ना है, तो वो महंगे महंगे बहुत सारे खाने ऑर्डर कर लेती है और साथ में एक्सपेंसिव ड्रिंक लाने को भी बोल देती है। तो आंटी तो बड़ी खुश जाती है कि ये तो कितनी ईजिली ऑर्डर कर रही है, सच में कि अब हमारे साथ रहेगी तो हमें पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी शन कहता है कि आंटी कुछ ज़्यादा खाना नहीं हो गया, ये तो ख़त्म भी नहीं होगा और वेस्ट होगा। तो फिर आंटी कहने लगती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, आखिर वेवे ने ऑर्डर करी है तो सही होगा। वेवे भी कहने लगती है कि हाँ कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला है, तुम फिक्र मत करो। मैं तो सोच रही थी कि ये भी इतना कम है, हम मुझे और करना चाहिए था। फिर जब ये लोग खाना खा लेते तभी यहाँ पर वेटरेस आती है और पूछती है कि 80,000 का बिल बना है तो कौन पे करने वाला है। ये सुनते के साथ ही आंटी तो शॉक हो जाती है कि इतना महंगा। फिर वो तुरंत ही बहाने कहने लगती है कि वेवे देखो ना, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, तो अभी तुम पे कर दो, मैं बाद में दे दूंगी। तो वे भी शॉक हो जाती है कि मैं पैसे भरूँ, उसके पास तो अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं होते। तो वो झूठा नाटक करती है कि मेरा फ़ोन डेड हो गया। वेट्रेस कहती है कि तुम लोग क्या फूल बनाकर यहाँ से जाना चाहते हो। तो आंटी कहने लगती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, वे भी बहुत ही रिच फैमिली से, आखिर वो ऐसी हरकत थोड़ी ना करेगी। तो वे भी कहती है कि हाँ मैंने कब बोली कि मैं पैसे नहीं दूंगी।
और वे फिर सोच रही होती है कि अगर मैंने अभी पैसे नहीं भरी तो इस आंटी को पता लग जाएगा कि मैं तो अमीर हुई ही नहीं, आखिर अब मैं क्या करूँ। तभी जियो से कहती है कि सच में तुम अभी भी एक्टिंग करी जा रही हो, क्या तुम्हें इतना नहीं पता है कि एक झूठ बोलने पर बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो आंटी कहती है कि आखिर तुम वेवे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम्हें पता भी है कि वो असल में असली रिच लड़की है और तुम जैसी गरीब लड़की को उसके बारे में ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए। शेन को सुनकर अच्छा नहीं लगता तो वो अपनी आंटी को चुप कराने लगता है। तभी इतने में यहाँ पर वही रेंट वाला बंदा अपने चेलों के साथ घूम रहा होता है, तो जल्दी से फिर आंटी उसे बुलाने लगती है कि आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, आपकी यंग लेडी को यहाँ पर बुली किया जा रहा है। तो फिर वो बंदा गुस्सा होता है, आखिर किसने मेरी यंग लेडी को बुली किया है। तो फिर वेवे कहने लगती है कि जाने दो, इतना गुस्सा होने की भी ज़रूरत नहीं है, आखिर मेरी आइडेंटिटी के बारे में सभी को थोड़ी ना पता है, तो वो लोग ऐसी हरकत करते रहते हैं। तो अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो चलो मेरी जगह बिल पे कर दो। तो वो काफ़ी शौक होता है कि ये क्या बोल रही है। वो उसके पास बैठता है और कहने लगता है कि लड़की आखिर तुम हो कौन और मुझे कौन से हक से अपना बिल पे करने के लिए बोल रही हो। तभी आंटी भी कहने लगती है कि तुम आखिर अपनी यंग लेडी से कैसे बात कर रहे हो। फिर वे उस बंदे से स्लो से कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ सिस्टम ने भेजा है ना, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो फिर यहाँ पर वो बंदा उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, क्या आखिर सिस्टम बोल रही हो। फिर वो तुरंत ही जिया के पास आने के कहने लगता है कि यंग लेडी, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पे मिल गई, तो मैं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम की मेरी हरकत के लिए आप मुझे माफ़ कर दो और मेरी तरफ से ये बिल मैं आपकी जगह पे कर देता हूँ, बस आप क्या मेरी थोड़ी तारीफ़ कर सकती हैं। तब यहाँ पर ये सुनकर आंटी तो शॉक हो जाती है कि यंग लेडी तो ये, उन्हें फिर एम्बेरस फील होता है कि वो वेवे को समझ रही थी। तब यहाँ पर जैसे ही इस बंदे का चेला यहाँ पर बिल पे करने जा रहा होता है तो जिया उसे रोकती है। तो फिर ये बंदा पूछता है कि क्या मुझसे कुछ और भी काम है यंग लेडी। तो कह देती है कि जिस बंदे ने सारा खाना मंगवाया तो बिल तो उसे ही पे करना होगा ना। तो ये लोग फिर विवेक की तरफ ही देख रहे होते हैं कि बिल तो उसे पे करना चाहिए। तभी जी कहती है कि चलो अच्छा जाने दो, मैं अपनी तरफ से हाफ पे कर देती हूँ, बाकी वो ही पे करेगी। तो उसके लिए वो अपना कार्ड दे देती है और यहाँ पर फिर आंटी जिया की तारीफ करने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो जो मेरे खिलाफ ग्रज नहीं होल्ड कर रही हो। देखो ना, मुझे भी स्कैम किया गया है, किसी झूठे पर्सन ने मुझे तुम्हारे बारे में गलत बताया, तो इसलिए मैंने तुम्हें बुरी बुरी चीज़ें बोल दी। जिया मन में सोचती है कि मुझे तुम्हारी असलियत अच्छे से पता है कि तुम कितनी ज़्यादा ख़राब हो, लेकिन इस नॉवल वर्ल्ड में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रही होती है। फिर सभी यहाँ से उठकर जा रहे होते हैं और आंटी तो यहाँ पर विवेक को बातें सुनाते हुए जाती है कि बड़ी आई जब इतनी गरीब थी तो अमीर बनने का झूठा नाटक क्यों कर रही थी। और फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर वेट्रेस वेवे से बिल पे करने के लिए बोलती है, तो वो कहती है कि क्या मैं उधारी पे पैसे भर सकती हूँ। तो वेट्रेस उसे चिल्लाती है कि उसके पास पैसे नहीं है तो उसे बर्तन धोने पड़ेंगे। फिर इसके बाद वेवे जब यहाँ से वापस अपने स्कूल आती है क्लास में, तो उसकी फ्रेंड चाओ से पूछने लगती है कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ भी ऐसे हो गए। तो वेवे याद कर रही होती है कि कैसे उसे रेस्टोरेंट में बर्तन धोने पड़े थे और वेट्रेस भी उसे चिल्ला रही थी कि अगर वो नहीं धोएगी तो उसे जेल जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर तभी क्लास में शैन और जिया भी साथ में आ जाते हैं, तो उन लोग को देखकर चाओ से वो कहने लगती है कि देखो ये दोनों भी साथ में आए हुए हैं। तो वेवे को गुस्सा आ रहा होता है कि सच में आखिर ये नॉवेल वर्ल्ड इसके अराउंड ही क्यों रिवॉल्व कर रहा है। चाओ यहाँ पर वेवे की तारीफ करने के लिए उसकी कंपैरिजन में जिया की बुराई करी होती है कि उसके पास इतने अच्छे लुक्स क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारी तरह अच्छी स्टूडेंट थोड़ी ना है, तुम्हारे तो ग्रेड्स भी अच्छे हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है। तो ये सब सुनकर वेवे उसे चुप कराती है कि अब बस करो। फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होने लग रहा होता है, तो वेवे तो बस यही सोच रही होती है कि तुम्हें तो बस अब मैं इस एग्ज़ाम में हरा के दिखाऊंगी, आखिर तुम तो 100 रैंक में नहीं लाने वाली हो, तुम बस अब ये शर्त हारने वाली हो। फिर एग्ज़ाम के बाद जिया शैन को थैंक्स करने लग जाती है उसकी ट्यूटरिंग की हेल्प के लिए। तो वो कहता है कि मैंने तो कुछ खास किया ही नहीं, तुम तो ऑलरेडी बहुत ही स्मार्ट हो, तो मेरी ट्यूटरिंग तो कोई काम ही नहीं आई। तभी चाव आकर पीछे से कहने लगती है कि क्या फ़ायदा फ्री में ट्यूटरिंग करने का भी, आने वाली तो ये लास्ट है ना। तो वे भी कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, आखिर वो मेहनत तो कर रही है कितनी। तो चाव कहती है कि हाँ मानना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर ये लास्ट से सेकंड लास्ट भी आ जाएगी तो ये भी तो प्रोग्रेस ही होगी। ऐसा बोलकर वो लोग हंस रहे होते हैं। तो जिया कहती है कि ठीक है वो भी देखा जाएगा, तुम इंतजार करो फिर रिजल्ट का, फिर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें शौक लगने वाला है। ऐसा बोलकर जिया तो यहाँ से शैन को लेकर चली जाती है। तो फिर चाव इस बारे में वेवे से कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही बदल गई है, जैसे कि इसे किसी ने पोसेस कर लिया, ये तो ऐसे टाइप की बिल्कुल भी पहले नहीं थी। तो वेवे मन में सोच रही होती है कि ये चाहे कितनी भी चेंज क्यों ना हो गई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जल्दी ही मरने वाली है, तो मुझे इसे डरने की ज़रूरत नहीं। जिया का भाई शाओ तो यहाँ घर पे ये वीडियो गेम्स खेल रहा होता है, तो वो घर आकर फिर उससे डांटने लग जाती है। तो कहता है कि आखिर तुम्हें क्या है, तुम मुझे बार बार परेशान कर रही हो। तो जिया कहती है कि तुम एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के बजाय यहाँ घर पर बैठ के गेम्स खेल रहे हो, आखिर हमारी फैमिली में तुम जैसा बेकार बंदा कैसे। तो शाओ कहने लगता है
कि तुम आखिर मुझे कैसे ऐसे बोल सकती हो, तुम खुद एक फेलियर हो। तो जिया बस इसी बारे में सोच रही होती है कि उसकी जो ये ची फैमिली है वो बस उसके भाई शाओ की वजह से ही बर्बाद होने वाली है, क्योंकि ये बिगड़ैल होने वाला है और कोई काम का नहीं बचने वाला है। तो इसलिए वो सोच लेती है कि इसे तो डिसिप्लिन सिखानी होगा। वो तुरंत उसका कान नोचने लगती है और कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। यहाँ पर वो उसे समझाने लगती है कि उसे पढ़ाई तो अच्छे से करना पड़ेगा। वो कहता है कि वैसे भी तुम तो खुद लास्ट आने वाली हो। ये कहती है कि ठीक है, फिर इस एग्ज़ाम के रिजल्ट देख लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट आ गई ना तो फिर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और तुम्हें चुपचाप से पढ़ाई भी करना पड़ेगा और स्कूल भी टाइम पर जाना पड़ेगा। तो शाओ भी बड़ा खुश होकर कह देता है कि ठीक है, फिर रिजल्ट ही देख लेते हैं, मुझे तो लगता नहीं कि तुम जीतोगी। ऐसा बोलकर वो वापस गेम खेल रहा होता है। फिर फाइनली जब रिजल्ट वाला दिन आ जाता है तो वे तो बड़ी खुश हो रही होती है कि आज वो ये जीतने वाली है और फर्स्ट आने वाली है। तो अब तो जिया हार जाएगी उससे। तभी क्लास में उसकी फ्रेंड चाओ आती है उसे कुछ बताने के लिए कि असल में फर्स्ट तो वो आई नहीं है, पर वो समझ ही नहीं पाती। इतने में टीचर आ जाती है और वो पेपर्स लेकर आई होती है रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। और पहला नाम तो वो शेन का लेती है कि शेन तो क्लास में फर्स्ट है। और टीचर लेकिन ये भी बताती है कि क्लास में लेकिन एक और सरप्राइजिंग चीज़ हुई है, एक और क्लासमेट फर्स्ट आई है शेन के साथ साथ में। तो वे बस यही खुश हुई जा रही होती है कि वो मैं ही हूँ। और वो तुरंत ही खड़े होकर टीचर से अपनी तारीफें करने लग जाती है कि उसे पता ही था कि वो ही फर्स्ट आने वाली है। तो वो अपने साथ साथ शेन की भी बातें करने लगती है। तभी यहाँ पर चाओ से बैठाती है और फिर टीचर बताने लगती है कि दूसरी जो स्टूडेंट शेन के साथ फर्स्ट आई है वो जिया है। ये सुनते के साथ ही तो वे शौक होती है और टीचर से कहती है कि टीचर कहीं आपसे गलती तो नहीं होगी। तो टीचर कहती है कि मुझसे कैसी गलती होगी, तुम बैठ जाओ। टीचर तो फिर जिया की तारीफ करने लगती है। तभी यहाँ पर वेवे की फ्रेंड चाओ टीचर से कहती है कि टीचर मुझे लगता है कि जिया ने चीट करी है, वो तो आखिर इतनी खराब स्टूडेंट थी, हमेशा खराब मार्क्स लाती थी, तो अचानक से अच्छे कैसे ला सकती है। वो कहने लगती है कि पक्का इसने ज़रूर शेन का ही पेपर कॉपी कर ली होगी, तभी तो चीट करके उतने ही मार्क्स लेकर आ गई और सेम फर्स्ट आ गई। वैसे भी दोनों पूरा दिन फ्लर्ट करते रहते हैं, तो पक्का ये भी इसके साथ मिला होगा। तो शेन तुरंत ही टीचर से कहने लगता है कि टीचर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये अकेले टेस्टिफाई कर सकता हूँ कि इसने कोई चीट नहीं करी है, उसने अपना एग्जाम दिए, मैंने कोई उसकी हेल्प नहीं किया। टीचर शेन की बात पर अग्री कर रही होती है। तो चाओ कहती है कि क्या पता टीचर ये दोनों मिले हुए होंगे। तो टीचर डिसाइड करती है कि ठीक है, फिर मैं जाती हूँ सीसीटीवी फुटेज चेक करती हूँ, तब तक कोई भी किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते। ये बोल के फिर टीचर यहाँ से चली जाती है। और फिर जिया यहाँ चाओ के पास आती है और उसे कहती है कि अगर सीसीटीवी चेक करने के बाद ये पता लग गया कि मैंने कोई चीट नहीं करी हूँ और तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही थी, तो बताओ तुम क्या करोगी। तो चाओ कहने लगती है कि मैं तो बस अंदाज़ा लगा रही हूँ कि तुमने चीट ही करी होगी। जिया कहती है कैसे नहीं चलेगा, तुमने इल्ज़ाम लगाई हो तो तुम्हें नील डाउन करके मुझसे माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो चाओ मान जाती है कि ठीक है। तभी वे कहने लगती है कि लेकिन तुम भी सोच लो कि जब पता लग गया ना कि तुमने चीट करी हो तो फिर ना तुम्हें तो स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा। जिया कहती है कि मुझे मंजूर है। तभी विवेक को तो फिर भी हंसी आ रही होती है कि देखना ये कैसे अभी फेल होने वाली है और फिर इसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर इतने में यहाँ पर फैंग जिया के सामने आकर उसे फिर से ऑफर देने लगता है कि अभी भी अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाओगी ना तो मैं अपने डैड का कनेक्शन लगवा कर तुम्हारा जो ये चीटिंग का इशू है ना ये कवर अप करवा दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। जेस फैंग के ऑफर को साफ साफ मना कर देती है और उसे कहती है कि जब मैंने कोई चीट ही नहीं करी हूँ तो तुम्हें लगता है कि मेरी जैसी यंग लेडी को तुम्हारी कोई ज़रूरत रहेगी। इसे बोलकर वो उसे बैठा देती है। तभी यहाँ पर क्लासमेट्स भी इस बारे में बात करने लगते हैं कि जिया तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही है तो थोड़ी ना वो झूठ बोल रही होगी और वैसे वो कितनी चेंज भी हो गई है। तभी उसे देखते हुए शेन तो यहाँ स्माइल कर रहा होता है तो बाकी क्लासमेट्स ही नोटिस कर रही होती है। तभी फिर फैंग तो जिया को चिल्लाने लगता है कि देखो अभी तुम मुझे मना कर रही हो ना, बाद में जब तुम्हारी चीटिंग पकड़ी जाएगी ना तो तुम खुद मुझसे आके भीख मांगोगी, लेकिन तब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फिर जब क्लास में टीचर आती है तो वो सभी को बताती है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक कर चुकी है और उसमें यही पता लगा है कि जिया ने कोई भी तरीके से चीट नहीं करी और सारे आंसर्स खुद लिखी है, इसलिए वो उसका नेम क्लियर कर देती है कि उसने सच में कोई चीट नहीं करी है। ये सुनकर तो जिया खुश हो जाती है और यहाँ पर विवेक को गुस्सा आ जाती है कि सब क्या चल रहा है, प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कुछ प्लॉट नहीं था, आखिर इतना सब कुछ चेंज कैसे हो गया। फिर बाकी स्टूडेंट तो जिया की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो तो कितनी अमेजिंग है, क्लास में लास्ट आने से डायरेक्ट फर्स्ट आ गई है, ये तो सच में कितना बड़ा प्रोग्रेस है। तो शैन भी यही सोच रहा होता है कि हाँ जिया सच में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। तभी टीचर सभी से कह देती है कि अब ये चीज़ यहीं पे सॉल्व हो गई है तो कोई भी इस बारे में बाद में डिस्कशन नहीं करेगा, ये बात यहीं पर ही ख़त्म होती है। और फिर टीचर जब यहाँ से चली जाती है तो फिर जिया विवे और चाओ से बोलने के लिए आती है कि उन लोगों को अपना प्रॉमिस तो याद है ना। तो वो लोग तो सामने ही पलट जाती है कि उन्हें कोई भी प्रॉमिस नहीं याद। तो जिया उन्हें मारने का करके डराती है
तो वे कहने लग जाती है कि आखिर हम क्लासमेट है तो तुम ऐसे थोड़ी ना ग्रज होल्ड करोगी। तो फिर चुपचाप से चाओ से सॉरी बोल देती है। जिया कहती है कि ये हुई ना बात, चलो तुम्हारा तो हो गया। और वो वेवे को याद दिलाती है कि तुम्हें तो अपना किया हुआ प्रॉमिस याद होगा ना, तो उसे पूरा करना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो वेवे भी हाँ बोल देती है। इसके बाद जिया जैसी घर आती है तो उसका भाई अपने हाथ से निकलने वाला होता है। तो जिया उससे अपना पेपर पकड़ाती है। तो कहने लगता है कि लास्ट आई हो तो क्या इतना क्या शो ऑफ कर रही हो। पर जैसे वो पेपर देखता है तो शॉक हो जाता है कि तुम फर्स्ट आई हो, ऐसे कैसे। फिर जिया कहती है कि अब तो तुमने देख लिया ना, तो बताओ आप क्या बोलोगे। तो वो कहने लगता है कि सिर्फ इस टेस्ट से नहीं माना जाएगा, तुम बस लकी थी इसलिए तुम फर्स्ट आ गई। तो जिया तुरंत ही उसके कान नोचती है और कहती है कि अच्छा तो तुम अभी अपनी बात से मुकरोगे, आज से और इसी वक्त से तुम्हें हर दिन की सारी क्लास अटेंड करनी है। अगर तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी जो सारी पॉकेट मनी है वो सब भी मुझे मिल जाएगी। तो फिर उसकी मार खाने से डर से यहाँ पर उसका भाई शाह मान जाता है कि ठीक है मैं अच्छे से स्टडी करूँगा। फिर उसका कान छोड़ती है और सोचती है कि उसे वो सुधारेगी तभी तो इस फैमिली का जो खराब किस्मत है, जो कि प्लॉट की स्क्रिप्ट है, वो पूरी चेंज होगी, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की किस्मत चेंज करनी है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि वे एक गुंडी लड़की तक मैसेज पहुंचाती है कि जिया असल में शैन के कितने ज़्यादा क्लोज हो गई है। तो फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जिया को चैलेंज भेजती है। पर ये सब देखकर वेवे को तो बड़ी खुशी मिल जाती है कि उसका काम बन गया। तभी हम देखते हैं कि जिया यहाँ बाइक से पहुँचती है और इन सारे लोगों से कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया, तुम लोग मुझे चैलेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पर फिर वो लड़की तो जिया की ड्राइविंग से बड़ी इम्प्रेस होती है और फिर उसे कहने लगती है जिस लड़के को वो पसंद करती है आखिर वो उस पर नज़र कैसे डाल सकती है। तो जिया इन लोग से पूछती है कि तुम लोग किसकी बात कर रहे हो। फिर उन लोग की बात ऐसे वो समझ जाती है कि शैन की, तो वो लोग को समझाने लगती है कि वो लोग यहाँ पर शैन क्या बिहेव करने वाला है, कैसे चलने वाला है, वो लोग नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन फिर जिया को चैलेंज करती है कि वो लोग अभी ड्राइविंग की रेस लगाएंगे और अगर वो हार गई तो फिर इस मामले में उसे हारना पड़ेगा। तो जिया मान जाती है। जब ये लोग रेस लगाते हैं तो जिया ही फिर जीत जाती है और वो कहती है कि अब बताओ अब तुम क्या करोगी। तो फिर लिन अपनी हार मान लेती है और कहती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हो, मुझे तो तुम जैसी फ्रेंड चाहिए। वो तुरंत ही उसे फ्रेंड बना लेती है और तभी यहाँ पर जिया की नज़र वेवे पर जाती है जो कि छुप कर इन लोगों को देख रही थी। तो जिया समझ जाती है कि आखिर अब मुझे समझ आया कि अचानक से मुझे चैलेंज क्यों मिला, तो ये सब इसका काम है। फिर जिया इस बारे में अपनी न्यू फ्रेंड लिन को स्लो से बता देती है कि वेवे ने उन दोनों को मिलकर फंसाई है यहाँ पर ये सब चैलेंज करवा के। लिन कहती है कि फिर तो उस लड़की को सबक सिखाना रहेगा, तुम अब मुझ पे छोड़ दो। और वह यहाँ पर फिर वेवे जहाँ छुपी रहती है वहाँ पहुँच जाती है और फिर उसकी खूब धुलाई करवाती है कि वो झूठा लेटर उसने ही लिखी थी ना उन लोगों को चैलेंज करवा के, तो इसका सबक तो उसे मिलेगा ही। पर यहाँ ये वेवे मार खाने के आने के बाद क्लास में शाओ को झूठ झूठ सब बताती है कि जिया ने किसी गैंगस्टर लड़की के साथ मिलकर उसे बहुत मारी है और इसलिए देखो वो कितना परेशान हो गई है। तो जिया का भाई शाओ तो उसके ऊपर गुस्सा होता है और यहाँ पर इससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाकर अपनी सिस्टर को सबक सिखाऊंगा, वो ऐसे कैसे कर सकती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिया को जो कि लिन को अपने घर लेकर आई होती है, दोनों साथ में टीवी में हैंडसम लड़के देख रहे होते हैं। तब यहाँ घर पे शाओ आ जाता है और वो जिया को बातें सुनाने लगता है कि तुमने वेवे को बहुत मारी हो, मैंने सुना तुमने किसी फीमेल गैंगस्टर लड़की के साथ फ्रेंडशिप कर ली और उसे परेशान करी हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, मैं डैड को बताऊंगा ना तो वो भी तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो फिर लिन पूछती है कि जिया ये तुम्हारा भाई है, तो वो बोलती है कि हाँ। तो फिर यहाँ पर वो शॉ को बात सुनाने लगती है। शॉ कहता है कि तुम कौन हो जो बीच में आ रही हो। लिन बताती है कि मैं वही फीमेल गैंगस्टर हूँ जिसकी अभी तुम बुराई कर रहे थे। तो यहाँ पर जिया को हाथ दिखाकर उसे धमकी दे रहा होता है, तो लिन उसका हाथ पकड़ कर ही उसे फेंक देती है। कहती है कि तुम्हारी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है जो तुम यहाँ पर हमसे पंगा लो। तभी तुम्हें डैड आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो शाह खुश जाता है और जल्दी से डैड को बताने लगता है कि डैड आप बिल्कुल सही टाइम पर आए। और वो यहाँ पर जिया की कंप्लेंट करने जा रहा होता है, पर डैड तो उसी का कान नोचते हैं और कहते हैं कि तुमने फिर अपनी सिस्टर को गुस्सा दिलाया। तो शॉ कहता है कि डैड आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस लड़की को देख लो, ये कैसे यहाँ पर इस फीमेल गैंगस्टर के साथ फ्रेंडशिप करके बैठी हुई है और ऊपर से इसने वेवे को बुली भी करी है। तो फिर डैड तो वेवे का नाम सुनने के साथ ही गुस्सा होते हैं कि फिर वही लड़की, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि वो लड़की के इंटेंशंस ठीक नहीं लगते हैं तो उससे दूर रहो, पर तुम्हें समझ नहीं आता है और तुम उस आउटसाइडर लड़की के लिए अपनी सिस्टर से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। तो शॉ गुस्सा होने लगता है कि डैड आखिर आप इसके साइड नहीं ले सकते, आपको दिख नहीं रहा है कि ये कैसे इस फीमेल गैंगस्टर लड़की की फ्रेंड बन गई है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जिया फिर अपने डैड से कहने लगती है कि डैड आप इसकी बातों में मत आओ, मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो डैड कहते हैं कि तुम अगर फ्रेंडशिप करी हो तो मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि वो अच्छी होगी, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करूँगा।
तो शॉ कहता है कि डैड ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि ये स्कूल में एक बहुत ही गरीब लड़के को डेट कर रही है, दिन उसी के साथ ही घूमते रहती है। तो फिर डैड इस बारे में सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर जिया की लाइफ में ऐसे कोई और आ गया है तो क्या वो मुझे भूल जाएगी कि मैं भी उसका डैड हूँ। फिर वो जिया से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा भाई सही कह रहे हैं। तो फिर जिया बताने लगती है कि डैड वो कोई गरीब लड़का नहीं है और ऊपर से वो बहुत ही अच्छा पढ़ाई वाला स्टूडेंट है और हम लोग कोई डेट नहीं कर रहे हैं। दिन भी साथ देते हुए कहती है कि हाँ अंकल, जिया बिल्कुल सही कह रही है। तो शाह फिर कुछ भी कहने जाता है तो उसके डैड उसे चुप करा देते हैं कि आप फालतू एक्सक्यूजेस मत सुनाओ और चुपचाप से अपनी सिस्टर की कही हुई सारी बात मानो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। तो शाह गुस्सा होकर चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिया बस यहाँ पर अंदाजे ही लगा रही होती है कि स्टोरी के हिसाब से अब वो टाइम आने वाला होगा जब शेन अपनी रियल फैमिली के पास जाएगा और वो लोग खुद पहले तो उसे ढूंढने आएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शेन के डैड का असिस्टेंट यहाँ पर उसका पीछे कर रहा होता है, तो शेन उसे बचकर छुप रहा होता है। वो उसे ढूंढते हुए जल्दी से उसे पकड़ लेता है और कहता है कि यंग मास्टर फाइनली आप मुझे मिल गए। तो शेन कहता है कि तुम कौन हो, शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं तुम्हारा कोई यंग मास्टर नहीं हूँ। तो वो बंदा बताने लगता है कि आपके डैड आपको 18 सालों से ढूंढ रहे हैं और फाइनली अब जाकर आप उन्हें मिल गए, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी लास्ट विश थी कि आपको मैं लेकर आऊँ ताकि आप फिर उनका सारा बिजनेस संभालो। अभी बिजनेस पूरा केओस में पड़ा है तो आपको चलना पड़ेगा। वो सब बताने लगता है कि उसके डैड का उसके अलावा और कोई बच्चा नहीं है, तो उसे ही उनकी जो प्रॉपर्टी है वो संभालनी होगी। तो असिस्टेंट समझा देता है कि कुछ दिन में तो उसे चलना हो गई, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जिया को हम देखते हैं कि वो शेन को देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि शेन गया नहीं, इसका ये मतलब है कि लगता है ऐसी नॉवेल की स्क्रिप्ट चलने वाली है वो फॉलो नहीं होगी और मेरी भी जान बच जाएगी। वो खुश होकर उससे बात करने जाती है और कहती है कि तुम मुझे वापस से ट्यूटर करने वाले हो ना। तो शेन बस इसी बारे में सोच रहा होता है, उसके असिस्टेंट ने जो भी उसे बोला था कि वो यहाँ से उसके साथ चला जाए। तो वो सोचता है कि जब मैं चला जाऊँगा तो इसे फिर ट्यूटर कौन करेगा। तो जियो से पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम आ गई है। शेन कहता है कि नहीं, तो चलो हम लोग चलते हैं। फिर हम देखते हैं जैसे ही शाओ क्लास में आता है तो विवियो से बात करने चाहती है, तो वो उसे साफ मना कर देता है कि मुझे अभी तुमसे बात नहीं करनी है, मेरे डैड का ऑर्डर है जिसकी वजह से मेरी सिस्टर ने बोल दी है कि अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो फिर मेरी जो पॉकेट मनी है वो पूरी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं बात करने वाला। क्लास में जिया जैसी आने लगती है तो वो डर के मारे जल्दी से अपना बैठ जाता है और डर होता है कि कहीं जिया ने मुझे इससे बात करते हुए देख न लियो। जिया ये देखकर खुश हो जाती है कि चलो अच्छा है कि कम से कम वो डर तो गया है। फिर हम देखते हैं कि शेन का असिस्टेंट वापस से यहाँ क्लास के बाहर खड़े होकर इन लोग को देख रहा होता है और शेन यहाँ पर जिया को पढ़ा रहा होता है। तभी विवे की नज़र भी उस पर पड़ जाती है और वो उसे पहचान लेती है कि पिछली लाइफ में भी उसने उसे देखी थी। तो वो भी समझ जाती है कि ज़रूर वो शेन की फैमिली की तरफ से उसे मिलने आया होगा। वो सोचती है कि मुझे इस पर नज़र रखना होगा। फिर असिस्टेंट शेन से मिलता है और उसे इस बारे में पूछता है कि उसने क्या सोचा है, वो कब उसके साथ चलेगा। तो शेन कहता है कि मुझे अभी भी टाइम चाहिए। तो असिस्टेंट पूछने लगता है कि क्या आप उस लड़की की वजह से ऐसा कर रहे हैं, मैंने अभी देखा था कि आप उस लड़की से कुछ ज़्यादा क्लोज हैं। तो शेन कहता है कि कुछ भी मत बोलो, हम बस क्लासमेट हैं और कुछ भी नहीं। तो फिर असिस्टेंट समझा रहा होता है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि आप एक बिजनेस पर्सन है, तो अभी आप ये सब के बारे में नहीं सोच सकते। तभी वे इन लोग के ऊपर ही नज़र रखी होती है। इन लोग की बातें सुनकर वो सिस्टम से डिस्कस कर रही होती है। सिस्टम उसे समझाने लगता है कि क्योंकि प्लॉट की स्टोरी काफ़ी चेंजेस हो गई है, उसे सभी चीज़ों को लाइन पे लाना होगा, नहीं तो फिर सब खराब हो जाएगा। तो ये बस ये प्लान कर रही होती है कि यानी उसे सबसे पहले तो अभी जिया का कार एक्सीडेंट करवाना होगा और इन दोनों को अलग भी करना होगा। शेन तो अपने असिस्टेंट को बोल देता है कि वो उसे ऐसे फॉलो ना करे क्योंकि उसे थोड़ा टाइम चाहिए अच्छे से सोचने को, और ये बोलकर वो चला जाता है। तभी यहाँ पर शेन की जाने के बाद वे भी जल्दी से असिस्टेंट से बात करने आ जाती है और कहती है कि उसने उसकी और शेन की बातें सुन ली है और उसे पता लग गया शेन के बारे में। वो कहने आती है कि शेन ने असल में झूठ बोला है, वो उस लड़की से कुछ ज़्यादा ही क्लोज है और वो इतनी इजीली उसे छोड़कर नहीं जाएगा। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम आखिर इतनी ज़्यादा हेल्प करने क्यों आ गई हो। तो फिर वो कहती है कि मैं बस शेन का अच्छा चाहती हूँ। फिर असिस्टेंट दोबारा शेन से मिलता है और उसे वो जिया के नाम पर धमकी देने लगता है कि अगर वो उसके लिए यहाँ पे रुके रहेगा जिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो शेन फिर उसकी वजह से मान जाता है कि ठीक है मैं चलूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में जब वो जिया की स्टडी में हेल्प कर रहा होता है तो उसे बताने लगता है कि कल मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जिया ये सुनकर उसे पूछती है कि वो इतनी जल्दी में क्यों जा रहा है और कब जा रहा है। तो उसको रीज़न नहीं बताता, बस बताता है कि कल जाएगा। जिया सोचती है कि कल ही तो 31 है, जिस दिन असल में उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तो फिर वो कहने लगती है कि क्या तुम कल के बजाय कभी और जा सकते हो। तो शेन कहता है कि नहीं, मैं कल ही जाने वाला हूँ। जिया और शेन का फिर आर्ग्यूमेंट हो जाता है और वो उसे गुस्से में कह देती है कि ठीक है तुम्हें जाना है ना तो जाओ, बस मुझसे एक ही चीज़ प्रॉमिस करना कि दोबारा आगे फ्यूचर में तुम वे से नहीं मिलोगे और तुम कभी उसके क्लोज भी नहीं होगे।
तो वो मान लेता है और प्रॉमिस कर लेता है। फिर नेक्स्ट डे शैन अपने असिस्टेंट के साथ कार से जाते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने सब हैंडल कर लिए। तो असिस्टेंट बताता है कि हाँ, आपकी आंटी को हमने बहुत सारे पैसे दे दिए और उन्हें बता दिए कि आपको स्कूल की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है और दूसरे स्कूल में भेजा गया है जो कि बहुत दूर है। और आप फिक्र मत करो मिस जिया, और किसी को भी आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। तो शैन तो बस यहाँ पर जिया के बारे में सोच रहा होता है और याद कर रहा होता है और सोचता है कि उसने मुझे बोली थी कि मैं दोबारा कभी वेवे के बारे में ना सोचूं। क्या वो जेलस है? उसे तो पता ही नहीं है लेकिन कि मेरे दिल में तो सिर्फ वही है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर जिया को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड लिन के सामने रो रही होती है। तो फिर लिन उसकी फिक्र करने लगती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, तुम मुझे बताओगी। तो जिया सब बताने लगती है कि शैन मुझे इग्नोर करते हुए ऐसे चला गया। मैंने उसे कितना रोकने की कोशिश करी थी पर उसने फिर भी मुझे देखा भी नहीं और चला गया। आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसने मुझे कितना कोल्ड ट्रीट किया है। तो ये सुनकर लिन पूछती है कि क्या शैन चला गया? लेकिन तुम तो कह रही थी ना कि तुम वैसे भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आखिर तुम क्यों इतना रो रही हो? तो फिर जिया बताने लगती है कि मैं उसे थोड़ा बहुत लाइक जो करती हूँ, आखिर वो इतना हैंडसम जो है। तो फिर उसकी फ्रेंड को भी यहाँ हंसी आ रही होती है। इतने में वो विवेक को आते हुए देखकर पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर इतने में विवे यहाँ इन लोग के सामने आती है और वो जिया से कहने लगती है कि शैन अभी एयरपोर्ट पर है, क्या वो उसे लास्ट टाइम भी मिलने नहीं जाएगी? तो फिर उसे बाद में बहुत रिग्रेट होगा, इसलिए उसे जाना चाहिए, ऐसा वो इंसिस्ट करने लग जाती है। तो जिया तो उसे मना कर रही होती है। तब लिन इस बारे में सोचती है कि वैसे तो ये वे कोई अच्छा आइडिया नहीं दे सकती है, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर जिया शैन से लास्ट टाइम मिलने नहीं गई तो बाद में अगर वो उससे मिल नहीं पाएगी तो उसे अपनी लाइफ में हमेशा रिग्रेट होगा, तो इसलिए उसे ज़रूर मिलने जाना चाहिए। ये बात तो सही है। फिर जिया की फ्रेंड लिन वेवे से पूछने लग जाती है कि तुम मुझे बताओ शैन अभी एग्जैक्ट कहाँ पर है, मैं उसे खुद लेने के लिए जाती हूँ। तो जिया फिर लिन को रोकने लगती है कि नहीं नहीं तुम मत जाओ। तो लिन कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ज़रूर जाऊंगी। जिया फिर उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है तो वेवे कहती है कि आखिर तुम इसे क्यों नहीं जाने दे रही हो। तो लिन भी कहती है कि हाँ देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हारे मैन को छीनने वाली नहीं हूँ, आखिर वो मेरी फ्रेंड का मैन है। देखो अगर तुम मुझे रोकोगी ना तो फिर हम लोग फ्रेंड भी नहीं रहेंगे। जिया फिर आखिर में मान जाती है कि ठीक है अच्छा मैं खुद ही जाती हूँ। तो लिन खुश जाती है कि ये हुई ना बात, तुम फालतू का ही प्रिटेंड करी थी, चलो अब जाओ जल्दी से। जिया सोचती है कि मैं अच्छा खासा मौत से बचने के लिए सब कर रही थी पर मेरी फ्रेंड मुझे खुद ही वहाँ पर भेज रही है। तभी वे कहने लगती है कि चलो अब जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगी। तो जिया भी डिसाइड करती है कि मुझे ऐसे कोई नहीं मार सकता है, ये चाहे कुछ भी प्लान कर ले इसके लिए इतना आसान नहीं कि ये मुझे मार सके। फिर जब ये लोग बाहर कार में बैठने के लिए जाते हैं तो वे भी कहती है कि क्या हुआ, तुम कार में क्यों नहीं बैठ रही हो। तो जिया कहती है कि तुमने सोची भी कैसे कि मेरी जैसी रिच यंग लेडी तुम्हारी साथ कार में बैठेगी, बिल्कुल भी नहीं। और फिर यहाँ पर जिया की फ्रेंड लेना बाइक लेकर पहुँचती है और जिया फिर बाइक पे बैठ कर यहाँ से जाने के लिए निकलती है। और यहाँ पर जिया की फ्रेंड लेना अब काफ़ी खुश हो रही होती है कि उसकी फेवरेट सीपी अब फाइनली साथ होने वाले हैं। पर यहाँ पर वे भी सोचती है कि तुम चाहे कुछ भी प्लान कर लो सब फेल होगा। वो अपने बंदे को कॉल करती है कि उनका प्लान चेंज हो रहा है। जिया अब कार से नहीं बल्कि बाइक से आ रही है। वो उसे समझा देती है कि अब उसे क्या करना होगा। जिया बाइक से जाते हुए बस यही सोच रही होती है कि उसने प्लान ही चेंज कर दी और जब वो कार से जा ही नहीं रही है तो उसका एक्सीडेंट होगा कैसे। तो अब वो अपनी लाइफ बचा लेगी, उसकी लाइफ ऐसे जा ही नहीं सकती है। यही वो सोचकर खुश हो रही होती है पर अचानक से फिर उसका एक्सीडेंट हो ही जाता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड जो कि कॉल पर होती है वो परेशान हो जाती है कि आखिर क्या हुआ है, तुम्हारी कुछ आवाज़ भी नहीं आ रही है। वो उससे बार बार कॉल करने लगती है पर कॉल लग ही नहीं रहा होता है। फिर वो जल्दी से शैन को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि मैं लिन बात कर रही हूँ। तो वो साफ मना कर देता है कि देखो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुमसे जिया के बारे में बात करने के लिए कॉल लगाई हूँ, जिया भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ से निकली थी और अचानक से उसके साथ कुछ हो गया और कॉल पे बात नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ जिया का एक्सीडेंट होने के बाद उसे बहुत चोट लग गई होती है और वो सोचती है कि क्या मैं अपनी किस्मत को बदल नहीं सकती हूँ और यहाँ पे अब मैं मरने वाली हूँ। अभी तो मैंने अपनी रिच लाइफ अच्छे से एंजॉय भी नहीं करी थी। तभी शैन अपनी कार से वहाँ पे पहुँच जाता है और जल्दी से उसे उठा के लेकर जाता है। दूसरी तरफ विवेक खुश हो रही होती है पर तभी सिस्टम उसे इस बारे में बताता है कि उन लोग का मिशन फेल हो गया क्योंकि जिया की तो मौत ही नहीं हुई। तो वे बहुत गुस्सा हो जाती है कि ऐसे कैसे मिशन फेल हो गया। वो सोचती है कि नहीं मुझे खुद जाके देखना होगा। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में जिया के डैड भागते हुए पहुँचते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि उनकी बेटी अभी कैसी है। तो फिर डॉक्टर बताता है कि उससे ज़्यादा चोट नहीं आई है और वो बिल्कुल ठीक है। फिर जैसी वार्ड में जिया को देखने आते हैं तो जिया होश में आ जाती है और वो खुश हो जाती है कि यानी वो सच में मरी नहीं है, तो यानी उसने अपनी किस्मत चेंज कर ली। फिर जिया के डैड उसकी कंडीशन के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वो तो खुश हो रही होती है कि डैड मैं तो यही खुश हूँ कि मैं जिंदा हूँ। और वो हंस रही होती है तो उसका भाई शाह काफ़ी शौक होता है कि ये ऐसे में भी हंस रही है, पागल हो गई लगता है।
दूसरी तरफ शैन को भी जैसी होश आ जाता है तो वो अपने असिस्टेंट से जिया के बारे में पूछने लगता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप ऐसी हालत में भी उसी लड़की को याद कर रहे हैं। उस लड़की का क्या है, उसे तो ज़्यादा चोट भी नहीं आई, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपने तो उसके लिए अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल दिए थे। शैन तो यहाँ पर जिया के बारे में याद करने लग जाता है कि कैसे उसने भी तो पहले उसे बचाई थी। तभी असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि मैडम को जैसे पता लगा कि आपको हॉस्पिटल में इतनी बड़ी चोट आई है तो वो तुरंत ही यहाँ पर आपको देखने आ रही है। तो शैन कहता है कि मैडम, तो यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि यानी आपकी मॉम। तभी जैसी शैन की मॉम यहाँ पहुँचती है तो उसे ऐसे हाल में देखकर वो बहुत अपसेट हो जाती है और असिस्टेंट से कहने लगती है कि तुमने इसका कैसे ख्याल रखे हो, देखो इसकी क्या हाल होती होगी है। तो असिस्टेंट तुरंत ही सॉरी बोलता है। फिर यहाँ पर शैन की मॉम उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुमने अभी तक मुझे देखा नहीं होगा। वो उसे बताती है कि कितने सालों से वो लोग उसे ढूंढते आ रहे थे। फिर शैन से मिलने के बाद मॉम यहाँ बाहर आती है और असिस्टेंट से कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि शैन को आखिर इतनी ज़्यादा चोट आई कैसे। तो फिर असिस्टेंट डर के मारे सब बता देता है जिया के बारे में। तो फिर मॉम कहती है कि यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो उस जिया नाम की लड़की को इतना पसंद करता था कि उसकी जान बचाने के लिए वो खुद इतना चोट में आ गया और अपनी लाइफ को उसने रिस्क पर डाल दिया। फिर मॉम तो बड़ी खुश जाती है कि फिर तो चलो जल्दी से मुझे अपनी इस फ्यूचर डॉटर इन लॉ से मिलना है। तो असिस्टेंट तो शॉक हो जाता है कि वो तो एकदम ही अलग पॉइंट पर जा रही है। यहाँ पर हम जिया की फ्रेंड लिन को देखते हैं जो कि उसके भाई से जिया की केयर करवा रही होती है और उसके लिए ऑरेंज वगैरह छील कर उसे देने बोल रही होती है। वो शाओ को तो बस सुनकर इन लोग के ऑर्डर फॉलो करने पड़ रहे होते हैं और वो जिया पे तरस भी खा रहा होता है कि अब उसकी ऐसी हालत हो गई है। तभी हम देखते हैं वे जैसे यहाँ पहुँचती है तो जिया को सेफ देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि ये मरी नहीं। जैसे वो बाहर निकलती है तो यहाँ पर शैन की मॉम उससे पूछने लगती है कि क्या जिया इसी वार्ड में। वो वेवे को बताने लगती है कि मेरा बेटा असल में जिया का क्लासमेट है और इसलिए मैं जिया से मिलने आई थी ऐसे ही उसे देखने के लिए कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो वो ठीक है कि नहीं। वेवे तो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है कि वो कितनी लकी है जो हर कोई उसकी केयर करने पहुंच जाता है। फिर ये जानबूझ कर कहने लगती है कि आंटी, आप जितनी ज़्यादा ओल्ड स्टाइल की हो ना और इतनी ज़्यादा गरीब हो तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसी पर्सन से मेरी फ्रेंड जिया मिलेगी नहीं। उसे सिर्फ अमीर लोगों को ही देखना पसंद है और अच्छा रहेगा कि इसलिए आप अभी यहाँ से चली जाओ। तो मॉम को तो ये सुनते के साथ ही शौक लगता है कि जिया कैसी टाइप की लड़की है, लेकिन वो शैन के बारे में याद करते हुए सोचती है कि नहीं, अब शैन को लड़की पसंद है तो मैं ऐसे गिव अप नहीं करूँगी। फिर वो यहाँ से तो चली जाती है पर असिस्टेंट को कॉल करके महंगे महंगे सारे गिफ्ट का इंतज़ाम करने बोलती है ताकि वो जिया को दे सके। फिर यहाँ पर शैन को वॉक कराने में उसकी मॉम यहाँ पर हॉस्पिटल में उसकी हेल्प कर रही होती है और उसे और जानने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ जिया यहाँ होश में भी आ जाती है तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि शैन उसे बचाने आया था तो वो इस बारे में अपने भाई और फ्रेंड लिन से पूछती है और वो लोग उसे शैन के बारे में नहीं बताते ताकि वो लोग उसे और अपसेट ना कर सके क्योंकि उन लोग को लग रहा होता है कि शैन तो अपना अब्रॉड जा चुका है। पर जिया सोच में होती है कि उसने ज़रूर शैन को देखी थी तो क्या वो बस इल्यूजन था। फिर हम देखते हैं कि जिया के डैड और भाई उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के उसे यहाँ से लेकर जा चुके होते हैं और तब तक यहाँ पर जिया की मॉम सारे गिफ्ट वगैरह मंगवा कर शैन के साथ जिया से मिलने जा रही होती है। और तभी इतने में यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि जिया तो ऑलरेडी जा चुकी है तो शैन तो अपसेट हो जाता है और अपनी मॉम से मना कर देता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। फिर शैन की मॉम असिस्टेंट को डांटती है कि सब उसके लेट करने की वजह से हुआ है तो आखिर अब उनका बेटा और उनकी डॉटर इन लॉ एक कैसे होंगे। वो कहती है कि अब तुम ही कोई सॉल्यूशन निकालो। तो असिस्टेंट को एक आइडिया आता है और जो कि उन्हें वो बताता है तो मॉम फिर खुश होती है और उसे वो उस पर काम करने बोल देती है और कहती है कि ये सारे गिफ्ट अब तुम मेरी डॉटर इन लॉ को देकर आओ। फिर हम स्कूल में देखते हैं कि विवेक के पास ऑलरेडी बहुत सारे गिफ्ट होते हैं तो सारी लड़कियां उसके पास ही मंडरा रही होती है कि वो तो कितनी फेमस लड़की है और विवेक को तो ये सारे गिफ्ट सिस्टम के जरिए मिले होते हैं। जब जिया क्लास में आती है तो विवे उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा तो अभी कार एक्सीडेंट हुआ था तो तुम अभी स्कूल क्यों आ गई। तो फिर इस बारे में सभी को पता लग जाता है। चाओ तो जिया का मजाक उड़ाने लगती है कि तुमने आखिर कौन से बुरे काम करी थी जो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। जिया कहती है कि वो तो वेवे को अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये काम जरूर सीखा है। तो चाओ फिर वेवे के बदले में जिया को बातें सुनाने लगती है जो कि यहाँ पर शाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उसे चिल्लाता है कि तुम मेरी बहन को ऐसा नहीं बोल सकती हो, अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो। तो जिया तो काफ़ी सरप्राइज होती है कि शाओ तो अब उसकी साइड भी ले रहे हैं। फिर यहाँ स्कूल में सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बाहर एक बहुत ही महंगी कार देखकर कि ये वेवे के लिए ही है क्योंकि उसे कोई बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे थे। तो वेवे तो यहाँ पर खुश होकर सभी के सामने शो ऑफ भी करने लगती है। उसको लग रहा होता है कि सिस्टम ने सब अरेंज किया और यहाँ पर असिस्टेंट जिया को सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और गाड़ी की चाबी भी देकर जाता है और बताता है कि ये सब शैन की मॉम की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। जब यहाँ सारे स्टूडेंट कार को देखने में लगे होते हैं और
शाओ भी पहुंच जाता है कार देखकर वेवे को उसे कार में बैठाने के लिए, क्योंकि उसे कार बहुत पसंद है। तो वो भी खुश हो रही होती है कि ठीक है मैं तुम्हें बैठा लूंगी। तो कहता है कि चाबी तो निकालो, पर उसके पास चाबी होती ही नहीं है। तभी इतने में यहाँ पर जिया आती है चाबी लेकर और उन लोग को लॉक खोल के दिखाती है कि यह असल में उसकी कार है, तभी तो चाबी भी उसके पास है। वो अपने भाई के सामने ये चीज कंफर्म करती है कि ये चीज सच है कि ये कार उसकी है। फिर वे जो झूठा नाटक कर रही होती है उसकी तो पोल खुल जाती है। फिर फाइनली शेन की मॉम ने उसे वापस स्कूल जाने के लिए दे दी होती है। तो वो यहाँ जिया से मिलने पहुंच जाता है। जिया उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो ऑलरेडी जा चुके थे ना। तो फिर शेन बताने लगता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला हूँ। जिया फिर थोड़ा शो ऑफ करने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर हम देखते हैं बेबी को जो कि फैंग के साथ हाथ मिलाती है कि वो जिया को शेन से छीन कर खुद लेना चाहता है ना, तो उसका प्लान में साथ दे। फिर ये लोग कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर गए होते हैं जहाँ पर वे इन लोग को अलग करने की काफ़ी प्लानिंग कर रही होती है। पर यहाँ पर इस ट्रिप में शेन की मॉम भी आई होती है जिया और शेन दोनों को साथ करने के लिए। और वे जो कि शेन की मॉम को यहाँ पर गरीब समझ रही होती है, उसे शौक लगता है कि वो असल में शेन की मॉम है। और जब वो यहाँ शेन, जिया और उसकी मॉम को तीनों को साथ बैठकर इतना अच्छे से हंसी खुशी बातें करते हुए देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने डैड की कंपनी में हेल्प करने काम करने पहुंच जाती है। और तभी यहाँ पर वेवे और फैंग भी मिलकर कंपनी के साथ कुछ फ्रॉड करने पहुंचते हैं। वेवे का यही प्लान होता है कि वो जिया के डैड की कंपनी को बैंकरप्ट करवा देगी, तो फिर वो इतना उड़ नहीं पाएगी। पर सारा प्लान फेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पुलिस इन्हें अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया जब हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने की होती है तभी उसे डॉक्टर से इस बारे में पता लगता है कि उसे बचाकर एक लड़का लेकर आया था जिसका नाम शेन था और उसे भी काफ़ी चोट लगी थी। तो जिया को फिर समझ आता है कि उसने कोई इल्यूजन नहीं देखी थी, सच में शेन ने उसे बचाया। फिर जिया जब फाइनली शेन के साथ डेट पर जाती है तो उसे रोते हुए बताती है कि उसे अब सब पता लग गया है, उसने जो उसे छुपा के रखा था कि उसने ही उसे बचाया। वो कहती है कि अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ और मैं तो बस नाटक कर रही थी। फिर दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है और फाइनली आप दोनों डेट करना स्टार्ट करते हैं। शेन की मॉम ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।